नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट चैनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि अभी जो रीसेंट कज़ान में ब्रिक्स समिट हुआ है, उस समिट में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने हाथ में ब्रिक्स करेंसी का जब नोट उठाया, तो वर्ल्ड में चर्चाएं होने लगी और पूरा वर्ल्ड मीडिया इन खबरों से भर गया कि ब्रिक्स करेंसी आ गया है, ब्रिक्स पे इंट्रोड्यूस हो गया है और अभी डी डॉलराइजेशन का दौर चालू है। इसने पूरा वर्ल्ड का अटेंशन ड्रॉ किया और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ब्रिक्स के लीडर्स ने इस ब्रिक्स समिट के दौरान किया है। इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम ये जानकारी लेंगे कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स करेंसी क्या है और एक यूनिफाइड करेंसी होने पर क्या एडवांटेज होगा और अ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं एक यूनिफाइड करेंसी होने के मेंबर्स को। ब्रिक्स पे क्या है, ब्रिक्स पे की ज़रूरत क्या है, ब्रिक्स पे स्विफ्ट से कैसे अलग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पे को इंट्रोड्यूस करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और ब्रिक्स करेंसी जब आएगा तो उसका ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे और जानकारी लेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जैसे एक यूनिफाइड करेंसी यूरो हमारे ब्रिक्स करेंसी से पहले बना है, उसके क्या लेसन लर्न्स हैं, उसमें हमने क्या सीखा, उससे हम क्या लेसन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि जब हम ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस कर दें पूरा 100%, तो ये हमको एडवांस में पता हो कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जो बड़ी इकोनॉमी है उनके क्या चैलेंजेस आते हैं, जो छोटी इकोनॉमी है उनके क्या चैलेंजेस आते हैं, और इसको हम बहुत अच्छी तरह से एडवांस में इनके सारे काउंटर मेजर्स लेके चलें। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानें कि ब्रिक्स क्या है। शॉर्ट में हम सबको मालूम है ब्रिक्स क्या है। 2001 में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था BRIC, जिसका है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। यह एक टर्मिनोलॉजी दिया था, एक कंपनी है गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे जॉन नील। उन्होंने ये एक अपने सर्वे या एक इकोनॉमिक रिपोर्ट में यह एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था कि ये 4 कंट्री बहुत ही कैपेबल और पोटेंशियल कंट्रीज़ हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद से यह एक ब्रिक्स ब्लॉक के रूप में देखा गया। 2006 में फर्स्ट टाइम इसका एक फॉर्मल मीटिंग किया गया। 2009 में एक ऑफिशियल ऑफिशियल मीटिंग हुआ, फर्स्ट टाइम समिट किया गया और 2010 में साउथ अफ्रीका को इंट्रोड्यूस किया गया इस ब्रिक्स में, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिक्स से फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। 2023 में 4 डिफरेंट कंट्रीज इसमें आए, जिसमें कि UAE, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान इंट्रोड्यूस हुए और टोटल 9 कंट्रीज इस पूरे ग्रुप में, ब्लॉक में शामिल हो गए। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो ब्रिक्स ब्लॉक है इसका अपने के अंदर अपने आप में क्या पोटेंशियल है। आज के टाइम पे ब्रिक्स अपने आप में वर्ल्ड का 45% पॉपुलेशन है और जो इसका एक राइवल ब्लॉक है जिसको हम G7 के नाम से जानते हैं, उसमें केवल वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन इंक्लूड होता है। अगर हम वर्ल्ड GDP इन टर्म्स ऑफ परचेज पावर पैरिटी के टर्म्स में देखें तो ब्रिक्स 35% है और G7 कंट्रीज तकरीबन 30% है। यहाँ पर भी ब्रिक्स एज अ ब्लॉक G7 को अच्छे तरीके से बीट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो ब्रिक्स कंट्री का इस साल का प्रोजेक्टेड ग्रोथ 3.8% के रफ्तार से बढ़ेगा और पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ 3.2 टू 3.3% होने का अनुमान है। तो यह भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिक्स यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से, G7 से तो अच्छा कर ही रहा है, पूरी वर्ल्ड से भी अच्छा कर रहा है। G7 नेशंस वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्रेन्स, लेग्यूम्स और ऑयल सीड्स का। इसके अलावा बहुत सब चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, बहुत ही एक ताकत है इनके अंदर जिसको ये हार्नेस कर सकते हैं, जिसकी इस्तेमाल करके यह G7 से भी आगे जा सकते हैं। करेंसी की ज़रूरत क्या आन पड़ी, किस लिए हम ब्रिक्स की और ब्रिक पेमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी। कुछ बैकग्राउंड में हम सभी को इन्फॉर्मेशन मालूम है कि आज की दुनिया में जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल दुनिया है उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का पूरा बोलबाला है। वेस्टर्न कंट्रीज़ 2 इंस्टीट्यूशन, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू पूरा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम को कैप्चर किए हुए हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर्स, उनके द्वारा चुने गए लीडर्स IMF और वर्ल्ड बैंक को चलाते हैं। इनके ऑफिस भी USA और वेस्टर्न नेशंस में हैं और जितनी भी ये पॉलिसीज़ डिस्कस करते हैं और बनाते हैं वे सारी पॉलिसीज़ इनको ही, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही फेवर करती हैं।
ये भी हम जानते हैं कि जितना भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ट्रेड करते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं वो सिर्फ डॉलर्स में होता है, और वर्ल्ड रिजर्व करेंसी डॉलर का डोमिनेंस हम सबको अच्छी तरह मालूम है। एक और सिस्टम है जो कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। इस पेमेंट सिस्टम में भी वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस बहुत 100% है, और यह सिस्टम इनको बहुत ही अनफेयर एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई देश आपस में दो ट्रेड कर रहे हैं और डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वह सिस्टम स्विफ्ट के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को यह जानकारी मिल जाती है एडवांस में कि दो कंट्रीज के बीच में कितना ट्रेड हुआ और कितना पैसा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया रशिया से S-400 का पेमेंट डॉलर्स में करता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो इनको सिस्टम के थ्रू पता चल जाएगा कि जब रशिया ने इनवॉइस दिया तो कितने बिलियन डॉलर्स का था और इंडिया ने कितने बिलियन डॉलर्स पे किए, कब पे किए, क्या डेट को पे किए, सिस्टम डिलीवर हो गया नहीं हो गया। उससे वह एक पूरा इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक तैयार करते हैं और इनको ये सब कुछ पता होता है। तो यह एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ब्रिक्स और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप में डोमिनेट करते हैं। यह हम मान सकते हैं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए की मर्जी पे, उनकी दया के ऊपर है कि हम उन्हीं के सिस्टम में काम करते हैं, बिकॉज इसके अलावा और कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। वेस्टर्न कंट्रीज के पास इतनी ताकत है इन आईएमएफ, बैंक, स्विफ्ट के थ्रू कि अगर कोई भी कंट्री जियोपॉलिटिकली कोई भी एक ऐसा कदम लेता है जो इन कंट्रीज को पसंद नहीं आता है, तो यह कंट्रीज यूनिलेटरली अपने ही ओर से इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं। हमने कई बार देखा है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। हाल ही में रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भी से ही युद्ध शुरू हुआ, रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए, उसके पूरे जितने भी एसेट्स थे ओवरसीज सीज कर दिए गए और उसके ऊपर एक इकोनॉमिक बॉम्ब डाला गया। और यह सारे कंट्रीज, ब्रिक्स डेवलपिंग कंट्रीज और ब्रिक्स ब्लॉक ने बहुत क्लियरली देखा कि ब्रिक्स स्विफ्ट का और डॉलर का वेपनाइजेशन हुआ है, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने इस चीज़ ने क्या एक्सपोज किया, इस चीज़ ने ये एक्सपोज किया कि हमारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी है, और ब्रिक्स देश ये वर्नेबिलिटी को नहीं चाहते हैं। हम इस वर्नेबिलिटी के होते हुए कोई भी फाइनेंशियल सोवरेनिटी हम नहीं बोल सकते कि हम सोवरेन हैं, हम अभी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा डिपेंडेंस इन्हीं कंट्रीज के ऊपर है। ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पे एक ऐसा जवाब होगा कि हम ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल वर्नेबिलिटी है, जो हमारी कमजोरियां हैं, फाइनेंशियल कमजोरियां हैं वर्ल्ड लेवल पे, वह हम दूर कर सकें, और हम फाइनेंशियल सैंक्शन से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की तरफ जा सकें। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होगा आने वाले समय में, इसलिए हमको ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पेमेंट की आवश्यकता पड़ी। अभी तक हमने जाना कि हमको किस वजह से हमको जरूरत पड़ी। अभी ब्रिक्स करेंसी की क्या पोटेंशियल है। ब्रिक्स करेंसी, जैसे मैंने बताया, एक एक यूनिफाइड करेंसी सिस्टम है, जो कि जैसे यूरो है, एक ऐसा ही एक ये सिस्टम है। जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो जितनी भी ट्रेन ट्रांजैक्शन होंगी वो बहुत आसानी से हो जाएंगी, और जितनी भी करेंसी एक्सचेंज रिस्क्स होती हैं वो रिस्क्स पूरी खत्म नहीं होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। और ब्रिक्स ब्लॉक का जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा और आगे डिस्कस करूंगा कि हम एज अ ब्रिक्स ब्लॉक, बिकॉज हम बहुत इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे, तो हमारा कलेक्टिव बार्गेन पावर वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। हम वेस्टर्न पावर्स के पंजों से बाहर आ जाएंगे, और उनके पंजों से जैसे बाहर आएंगे, हमारा एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाएंगे, और हमारा डॉलर, जो कि एक रिजर्व करेंसी है, उसके ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ होने के बाद हम एक दुनिया में देखेंगे कि एक बैलेंस बन चुका है, जो कि अभी एक वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेटेड सिस्टम है। ऐसे ही एक और ब्रिक्स का एक और ताकत आ गया है, ब्रिक्स पे और ब्रिक का। तो दो सिस्टम जब आ जाएंगे, और वैसे भी अलग और भी सिस्टम्स आ सकते हैं फ्यूचर में, तो एक मल्टीपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा हो जाएगा। जैसे ही ये चीज़ें बढ़ेंगी और ब्रिक्स ब्लॉक अपने आप में ज़्यादा ताकतवर होगा, तो हमारा आवाज़ बुलंद तरीके से आएगा। ये जो मैं बोल रहा था कि मैं आगे बताऊंगा, ये वही पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, जो कि वह अपने शर्तों पे लोन देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। उसका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को चीप
इंटरेस्ट रेट पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसा चाहिए तो वह न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ पर जाके पैसे लेंगे। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो ताकत है वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे ब्रिक्स नेशंस ऑटोनॉमी और स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। यह है पोटेंशियल ब्रिक्स करेंसी का फ्यूचर में आने वाला। ब्रिक्स पे की क्या ज़रूरत है? अभी तक आप समझ चुके होंगे कि पैसा होना, ब्रिक्स करेंसी होना ज़रूरत हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है। यह करेंसी, पैसा होने के बाद हम एक कंट्री से दूसरे देश को पैसा पे कैसे करेंगे, बैंक से बैंक कैसे पेमेंट हासिल करेगा, तो एक सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम है, उसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेट करेगा ट्रांजेक्शन्स, बैंक टू बैंक, ट्रेडर टू ट्रेडर, वन टू वन होगा। हमको मालूम है कि आज की डेट में स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है, जिसको लड़ाई के टाइम पर वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रशिया को लड़ाई में बाहर कर दिया गया। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम बनाएं जिसका नाम ब्रिक्स कंट्री ने लिखा, ब्रिक्स पे। यह सिस्टम वेस्टर्न पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन से परे होगा और यह एक ऐसा सिस्टम होगा जो वेस्टर्नर्स पॉलिसीज से इम्यून होगा। उनकी पॉलिसीज पे, इस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिक्स पे काम कैसे करेगा और यह स्विफ्ट से अलग क्यों है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्विफ्ट बहुत पुराना सिस्टम है, तो यह एक मैसेजिंग सिस्टम है। अगर दो बैंक या दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो एक बैंक जब दूसरे बैंक को पेमेंट करता है, वो मैसेज करते हैं कि आपका इतना पैसा हमने ट्रांसमिट कर दिया, दूसरा बोलता है हमको इतना पैसा रिसीव हो गया। तो एक मैसेजिंग सिस्टम है जो ब्रिक्स है। बट ब्रिक्स पे एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आधार पर है, जो कि लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना व्यूज़ दे दीजिए, तो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे और कैसे काम करती है। और एक सीमलेस ट्रांजैक्शन और बहुत ही सिक्योर तरीके से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्योंकि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और यह एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है ही। और ऐसा होने से इकोनॉमिक कॉपरेशन, क्योंकि हम आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे और स्विफ्टली और फास्ट ये सिस्टम होगा, तो हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन एक दूसरे से, बिकॉज हम बंध जाएंगे इस पेमेंट सिस्टम से, तो हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन अपने आप ऊपर चले जाएगा और हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। यह मैंने एक नटशेल में आपको एक एग्जांपल दिया है, डिटेल्स में दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। हमने यह देखा कि 17-18 को जब कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था, उस समय ब्रिक्स कार्ड, पे कार्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए, जिसमें कि 500 रुपीज़ प्री लोडेड थे, जिनको पॉलिटिकल लीडर्स या उनके साथ गया हुआ स्टाफ प्री डिटरमाइंड स्टोर्स, जहाँ पर कि ब्रिक्स पे का लोगो लगा हुआ है, उस स्टोर में जा सकते हैं और 500 रूबल्स का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि यह सिस्टम पूरा काम कैसे करता है। जैसे कि पहले बताया गया कि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी BCT के ऊपर काम करता है, जो कि बहुत ही सिक्योर, फास्ट और डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन करता है। यह डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। यह मैं दूसरी वीडियो जो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में करूँगा, उसमें डिसेंट्रलाइज लेजर्स के ऊपर बात करूँगा। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि डिसेंट्रलाइज लेजर्स होते हैं, इसमें कोई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जैसा होता है कि एक सेंट्रल बैंक है और वो दूसरे बैंक को देता है, उसके बीच में कॉस्ट ऐड करता है, फिर वो छोटे बैंक्स को देते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइज मोड में काम होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल, एक कंपनी डायरेक्टली दूसरी कंपनी को ट्रांजैक्शन कर सकती है और ट्रांजैक्शन रियल टाइम में करेंसी के ऊपर ही लोड हो जाती है। तो यह टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि यह आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करने में मदद करती है, जो कि बहुत फास्ट है, बहुत सिक्योर है। ऐसा नहीं है आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसको पीछे जाके समय में ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेल पूरा कि कहाँ से ये मनी ओरिजिनेट हुआ, किस पार्टी के पास गया और कब कब किस टाइम पे गया था, पूरा टाइम स्टैम्प के साथ डिटेल्स हासिल की जा सकती हैं। तो बहुत ही सिक्योर सिस्टम है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।